नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाने वाले हैं। यानी कि 2013 में पूछा गया था, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। एक नंबर क्या बोल रहा है कि बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी होगी, यानी क्या होगी, यानी बीच की दूरी बोल रहा है ना ज्ञात करने के लिए। तो बीच की दूरी के लिए हम एक काम करते हैं, एक सरल रेखा खींचते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया। तो पहली जो बिंदु है वो 2, 3 हो गई और लास्ट वाली जो बिंदु है वो 4, 1 हो गई। इसके बीच वाली दूरी बोल रहा है ना, तो इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि हमारा PQ ज्ञात करना है। तो PQ इक्वल टू हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें हम मान लेंगे कि ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, क्योंकि पहले x का मान होता है उसके बाद y का मान होता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ऐसे लिख दिए ताकि आपको घटाने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो देखिए x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, 4। 4 में से क्या करेंगे, x1 को घटा देंगे, ठीक है। और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। फिर क्या है, y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना दिया है 3 दिया गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, वो 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 कितना हो गया 8। अब 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। अब y अक्ष से दूरी, ठीक है। अब देखिए आपको बता दें कि x को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y को कोटि बोलते हैं। x को हम x निर्देशांक कहेंगे और y को y निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु की, अगर मान लीजिए कोई y अक्ष पे है, जैसे कि ये हमारा हो गया x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अगर कोई व्यक्ति x अक्ष पे है, अगर नीचे आएगा तो मूल बिंदु पे आएगा, फिर या तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन x अक्ष y अक्ष से वो कहाँ आ रहा है, यहाँ मूल बिंदु के पास आ रहा है ना, तो ये y x अक्ष पे आ रहा है ना, y अक्ष से x अक्ष के पास, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्स निर्देशांक कहलाएगी या भुज कहलाएगी। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन दिया है, वाई निर्देशांक तो होगा नहीं, एक्स निर्देशांक हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन पी हो जाएगा। 3 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यानी दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। अब जब समरूप त्रिभुज है तो जो हमारी त्रिभुज की क्षेत्रफल होगी वो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाएगी ना। तो मान लीजिए कोई समरूप त्रिभुज हो गया, जैसे मान लेते हैं ये हमारी ये त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम DEF दे देते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, ये भुजा के वर्गों बराबर इस भुजे का, यानी क्या AB/D, ठीक है। इसके वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमारी जो भुजाएं हैं वो कैसी दी गई हैं, समरूप दी गई है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने, अब देखिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, केवल क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है ना, तो चलिए रहने दीजिए। क्षेत्रफलों का जब अनुपात कह रहा है तो त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज हम क्या लिखेंगे DEF, ओ सॉरी नहीं दिखाई दे रहा, चलिए त्रिभुज DEF इक्वल टू AB इक्वल टू मान लेते हैं कितना दिया है 4 दिया है, और जो हमारी DE है वो कितना दिया है 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC बाई त्रिभुज DEF इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी त्रिभुजों की जो अनुपात है वो कितने हैं 16:81, यानी इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इतना हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज DEF। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा
16:81। इसमें 16:81 कौन है? ऑप्शन सी, तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर बोला जा रहा है कि रूट 2 एक है, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और जो रूट से बाहर रहेगा वो परिमेय संख्या। रूट 2 को तो बाहर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अब दो परिमेय संख्याओं के बीच, मान लीजिए हम कोई परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच बोलते हैं, कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? जब भी कहा जाएगा कितनी परिमेय संख्या हो सकती है तो बोलेंगे अनंत। क्यों? जैसे 1 + 2 के बीच हम अगर परिमेय संख्या ज्ञात करें, 1 और 2 के बीच ज्ञात करेंगे, तो हम क्या जानते हैं? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। फिर अगर हमको दूसरी परिमेय संख्या, ये मान लीजिए प्रथम हो गया, फिर दूसरी अगर हमको ज्ञात करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? पहला प्लस जो हम दूसरा निकाले हैं वो, बाई कितना? 1। अब इसका हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 + 3 बाई कितना? 2 इक्वल टू 3×2 5/2 बाई 2। अब मेन बाटा के नीचे, अब ये मेन बाटा हो गया, बाटा के नीचे वाले अंक को हम क्या करेंगे? पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 यानी कितना? 5/4। इसी प्रकार से हम निकालते जाएंगे तो बोलेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या क्या की जा सकती है? ज्ञात की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? 6 नंबर, कौन रेखीय बहुपद व्यंजन है? रेखीय बहुपद यानी जिसके घातों की अधिकतम संख्या 1 हो। अब इसके घात की अधिकतम संख्या कितनी है? 1 है, तो यही हमारी क्या कहलाएगी? रैखिक बहुपद कहलाएगी। इसके अधिकतम घातों की संख्या 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगी। लेकिन ये बटा में x है, जिसकी वजह से ये हमारी बहुपद नहीं है। अब इसको बात करेंगे तो ये भी द्विघात है। इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। अभी अगर बात करेंगे कि बहुपद इसमें कौन नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि बटा में x है। ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या रैखिक बहुपद कौन है? तो रैखिक बहुपद हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए 2x - 5। किसके वजह से? इसके x के पावर 1 है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बोला जा रहा है। ठीक है। अब इस बात पे ध्यान देना होगा कि अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि अर्धगोले का क्षेत्रफल। अगर अर्धगोला यानी कोई गोला है, इसमें से आधा काट दिया जा रहा है, तो इसका क्या कहा जाता है? पूर्णतः पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2πr² होगा। अगर वैसे पूछा जाएगा क्या चीज़ का? ये तो अर्धगोले का है ना, अर्धगोले का। ठीक है। ये भी हमारा अर्धगोले का ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन वही केवल कहा जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी क्या चीज़ का? गोले का। तो हमारा क्या होगा? 4πr²। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? 3πr², यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप लोगों को अधिक आदमी ध्यान देंगे कि 2πr² होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसका सही आंसर हो जाएगा 3πr²। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्या है? 44 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, 44 मीटर की परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है। अब देखिए वृत्त की परिधि कितना दिया है? 44 दे दिया है। ठीक है, 44 मीटर दिया है। ऐसे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr = 44। तो हमको क्या ज्ञात करना है? इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है, r ज्ञात करना है। तो 2 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 गुने r = 44। अब देखिए यहाँ तो कोई कटने वाला है नहीं, गुना कर लेते हैं। 22 दूनी का 44 r/7 = 44/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 44r × 1 बराबर 44 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44r = 44 × 7। तो r का मान हमको ज्ञात करना है, तो r = कितना हो जाएगा? 44 × 7 बटा, अब ये गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। 44 से 44 कट जाएगा, तो r = कितना हो जाएगा? 7 मीटर। यानी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा।
किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे। तो दोनों मूल्य जो होंगे वो वास्तविक और भिन्न होते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, यानी कि हमारा बड़ा होने पर क्या होगा, तो यही होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि 9 सेक थीटा माइनस 9 टेन थीटा बराबर होंगे। अब देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से हम क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पर क्या कीजिए, 1 पुट कर दीजिए, और 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान होगा। अब यहीं से देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर को लिख दीजिए। ठीक है, ये जो उधर है ना, इसको इधर लाइए, तो इधर प्लस में है, बराबर के इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बराबर का चिन्ह, इस टेनों को क्या कीजिए, उधर भगा दीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपसे यही नहीं पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ए दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या दे दिया गया है, ए दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि साइन 30 का मान क्या होगा। अब साइन 30 का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो साइन 30 का तो मान पता ही होगा कि साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद बोला जा रहा है कि किसी, अगला तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी किसी वृत्त पे। अब मान लीजिए एक हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, अब इस वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, टेंजेंट। अब देखिए यहाँ से भी खींची जा सकती है, यहाँ से भी खींची जा सकती है, यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहाँ से भी, यानी कि हर एक जगह से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो क्या कहेंगे, किसी वृत्त से अनंत अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, या अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत बोले या तो अनंत बोलेंगे या अनेक बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौदह नंबर जो क्वेश्चन है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। ठीक है, तो देखिए कितना है, 1.34। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब बटा में कुछ नहीं है, तो एक तो छिपा ही रहता है। अब डेसिमल को हटाएंगे तो इसके बगल में कितने अंक हैं, 2, तो 2 को 0 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3/100। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 67/50। अब डिवाइड तो नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 67/50। ठीक है, अब चलिए बोला जा रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी। अब वो वास्तविक संख्या बोला जा रहा है। अब √2 भी तो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है ना। जैसे कि मान लीजिए 2 है वास्तविक संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है। 1 बोलें तो ये भी परिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर वही बोलें कि हमारी 3 + √3, तो ये वास्तविक संख्या तो नहीं है, सॉरी वास्तविक संख्या तो है, लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अब बोलेंगे √2, तो ये भी वास्तविक संख्या तो बन सकती है, लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अब अवास्तविक नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, अवास्तविक यानी कि √2i, यानी जिसके साथ i बटा लगा रहता है वो अवास्तविक कहलाती है। ठीक है, या जिसका रूट में मान माइनस में हो, इसे हम क्या बोलेंगे, अवास्तविक यानी इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। और ये जो हमारा है ये रियल नंबर है। ठीक है, तो कहेंगे कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लिखते हैं 2 + √3 तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 है, लेकिन ये जो है वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे नहीं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण -3x² कितना है, -3x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का योग होगा। तो देखिए ये हमारा a का मान हो गया, तो a = -3 हो जाएगा।
b इक्वल टू 4 हो जाएगा और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मूलों का योग पूछा जा रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमारा कितना होता है, यानी हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान होता है -b/a, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो इसमें b का मान कितना है, देखिए b का मान तो 4 है, लेकिन माइनस पहले का फॉर्मूला का है, और a का मान कितना है -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कितना 4/3, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग जो होगा वो कितना होगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1 है, 0 है और 5 है का माध्य ज्ञात करना है, यानी सिंपल सा है माध्य, तो हम इसको जोड़ देंगे और जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। कई गो है 3 को है ना, 3 से भाग दे देंगे, तो 5 गो एगो 6 गो, 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है कि एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, यानी कोई भी चीज़ हम जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, उसमें हेड और टेल यानी 2 चीज़ है, 2 में से कोई एक ही आएगी, तो निश्चित प्रायिकता जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है या तो 0 से बड़ा आएगी और नहीं तो 1 से क्या आएगी छोटा आएगी। ठीक है, या तो 0 से बड़ा आएगी या नहीं तो 1 से छोटा आएगी या 1 आएगी। इसका मतलब है कि 0 से बड़ा या बराबर पीई प्रोबेबिलिटी आने की संभावना होगी, या 1 या 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निर्धारित घटना 1 होगी। 19 नंबर है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, यानी विरोधी समीकरण युग्म के। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आंसर दिया गया है ना इसमें गलत दिया गया है। क्यों, क्योंकि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, तो विरोधी समीकरण कौन होता है a1/a2 बराबर हो b1/b2, अब बराबर नहीं हो c1/c2 का, तो उसे कहते हैं विरोधी। अब विरोधी समीकरण का एक भी हल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो रेखाएं होती है एक दूसरे के क्या होती है समानांतर होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कितना है 20 नंबर, क्या है tan² 36 डिग्री बटे cot² 54 डिग्री। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ने पर क्या पता चलता है कि एक दूसरे का क्या है ये पूरक है। जब एक दूसरे का पूरक हो तो किसी एक को चेंज करेंगे वो आसानी से कट जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं tan² को ही यानी tan थीटा को ही हम चेंज करते हैं, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 36 आएगा, यानी 54 घटाएंगे। ठीक है, और बट्टा में लिखेंगे cot² 54 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, थीटा कितना है थीटा हमारी 54 डिग्री है तो 54 डिग्री लिखेंगे, बट्टा में क्या है cot² 54 डिग्री, तो 54 cot² 54 डिग्री से cot² 54 डिग्री कट गया, तो बचा कितना 1, तो यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो सॉल्व कराए हैं वो समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट जरूर कर आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।